आप देख रहे हैं मोहम्मद आमिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्या इंडिया ने आज़ादी के बाद रियासती हुक्मरानों को धोखा दिया? वो अफसानवी महल्लात में रहते थे। उनके पास हीरों और कीमती पत्थरों के जखीरे थे, रोल्स रॉयस गाड़ियों के बेड़े होते थे और वो खुसूसी रेल गाड़ियों में सफर करते थे। वो अपनी रियाया पर जिंदगी और मौत का इख्तियार रखते थे और हजारों मुंशी उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए मौजूद होते थे। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इस वक्त 562 महाराजाओं का मुल्क के तकरीबन निस्फ रकबे पर कब्जा था और वो इंडिया की 1/3 आबादी पर हुकूमत कर रहे थे। बरतानिया के सबसे ज्यादा वफादार इत्तेहादियों के तौर पर उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। सिर्फ इन महाराजाओं की मजम्मत की जाती थी जिन्होंने इंतहाई घिनौना जुर्म किया होता था। ये बहुत कम होता था कि उन्हें उनके मनसब से हटा दिया गया हो, लेकिन सल्तनत बरतानिया के इख्तितामी खेल में उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और एक सदी के 3/4 हिस्से के बाद ये सबसे अमीर तरीन और सियासी तौर पर सबसे ज्यादा फाल अफराद आम और मामूली जिंदगी गुजार रहे थे। इन महाराजाओं को मालूम था कि अगर वो एक खुद मुख्तार और जमहूरी इंडिया के साथ रहते हुए अपनी सल्तनत को महफूज रखना चाहते हैं तो उन्हें खुद भी मजीद जमहूरी होना पड़ेगा। बरतानिया ऐसी इस्लाहात के लिए बहुत नरमी से दबाव डाल रहा था, जिसकी वजह से महाराजाओं में खुश फहमी पैदा हुई। जब लॉर्ड लुइस माउंटबेटन आखिरी वाइसराय बने तो महाराजाओं को ये लगा कि उनका मसीहा आ गया है। उन्हें यकीन था कि उन जैसा अशराफिया से ताल्लुक रखने वाला इंसान उन्हें कौम परस्त भेड़ियों के सामने नहीं फेंकेगा, लेकिन माउंटबेटन को बाय-सगीर के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी और शाही रियासतों के बारे में क्या करना है उन्होंने इस मसले को आखिर के लिए छोड़ दिया। महाराजों को वाइसराय की तरफ से मुख्तलिफ पैगामात दिए गए जो तजादात के हामिल थे। एक तरफ उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि बरतानिया उन रियासतों के साथ अपने मुआहिदों को कभी नहीं तोड़ेगा, उन्हें इंडिया और पाकिस्तान में से एक में शामिल होने पर मजबूर नहीं करेगा। दूसरी तरफ वो लंदन में इंडिया दफ्तर के अहलकारों को लाइल्म रखते हुए महाराजाओं को घुटनों पर लाने के लिए सब कुछ कर रहे थे। कौम परस्तों को कभी भी ये लोग पसंद नहीं थे, खास तौर पर जवाहरलाल नेहरू को जो आजाद इंडिया के पहले वजीर आजम बने। उन्होंने एक मर्तबा इन महाराजाओं के बारे में कहा कि ये नाअहल हैं, बेलगाम मुतलक और अलअनान ताकत रखते हैं और उनमें से बाज अफराद शैतान और कमीने हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा वल्लभ भाई पटेल ने बहैसियत रियासती वजीर बिलाखिर शहजादों के साथ मामलात को तय किया। उन्हें यकीन था कि अगर इंडिया को इलाकाई और सियासी तौर पर कायम रहना है तो शाही रियासतों को इसका हिस्सा होना होगा। इस नस्ब-अल-ऐन से किसी भी किस्म का इन्हिराफ से इंडिया के दिल में खंजर उतरने का खतरा है। उसूली तौर पर महाराजाओं के पास दो रास्ते थे, एक ये कि वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें। दूसरा रास्ता ये था कि वो इक्तिदार की मुंतकिली के वक्त बरतानवी वली अहद से मुंसलिक होने वाले मुआहिदों के खत्म होने के बाद अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी का ऐलान कर दें। लेकिन माउंटबेटन, पटेल और उनके नायब एक ब्यूरोक्रेट और माहिर हिकमत अमली वीपी मेनन का सामना करते हुए उन्हें अपने इर्द गिर्द जमीन तंग होती महसूस हुई। उनसे कहा गया कि इंडिया के साथ इल्हाक करें और आपको दिफा, खारजा उमूर और मुवासलात के अलावा तमाम उमूर पर कंट्रोल हासिल होगा। आपकी रियासतों के अंदरूनी मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी और अगर इनकार करेंगे तो आप ये खतरा मोल ले रहे होंगे कि आपकी अपनी रियाया आपका तख्ता उलट देगी और कोई आपकी इमदाद को भी नहीं आएगा। खतरनाक अंजाम की पेशगोई और बेबसी के एहसास के साथ ज्यादातर ने इल्हाक के मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। मुजाहमत करने वाली चंद रियासतें खास तौर पर जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद को बिलाखिर बंदूक की नोक पर जम कर लिया गया। हैदराबाद में एक नाम निहाद पुलिस एक्शन में 25,000 जानें ज़ाय हुईं। जल्द ही महाराजाओं से किए गए वादे तोड़ दिए गए। छोटी रियासतों को पहले से कायम सूबों जैसे उड़ीसा और राजस्थान जैसी नई यूनियनों के इत्तेहाद में जम होने पर मजबूर किया गया। यहाँ तक ग्वालियर, मैसूर, जोधपुर और जयपुर जैसी बड़ी और बेहतर चलाई जाने वाली रियासतों को, जिनके बारे में पटेल और मेनन ने वादा किया था कि वो खुद मुख्तार रहेंगी, अपने से बड़ी रियासतों में मिला दिया गया, जिसकी वजह से इंडिया का नक्शा आज जैसे नजर आता है वैसा है। इसमें कोई शक नहीं कि जीतने वालों के लिए ये इंजमाम एक मुनाफा बख्श अमल था। इंडिया ने तकरीबन वही इलाका और आबादी हासिल की जो उसने पाकिस्तान के क़याम की वजह से खो दी थी। इसके साथ ही तकरीबन 1 अरब रुपए नकद रकम और सरमाया भी हासिल किया। बदले में आधे साबिक हुक्मरानों को टैक्स फ्री निजी तनख्वाह दी गई। इसमें सबसे ज्यादा कीमत मैसूर के महाराजा को सालाना 20,000 पाउंड से लेकर किटविदिया के आजिज ताल्लुकदार के लिए तकरीबन 40 पाउंड तक थी, जो क्लर्क के तौर पर काम करते थे और हर जगह पैसे बचाने के लिए साइकिल पर सफर करते थे।
ये निज़ाम सिर्फ 2 दहाइयों तक चल सका। शाही खानदानों के मर्द और ख्वातीन सियासत में शामिल हो गए। कुछ कांग्रेस जमात के लिए खड़े हुए, जिसकी सरबराही अब नेहरू की बेटी इंदिरा कर रही थी, लेकिन ज्यादातर अपोजिशन जमातों में ही गए थे। अपने वालिद की तरह इंदिरा भी महाराजाओं से नफरत करती थीं और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हटाने में महाराजाओं की कामयाबी उनकी पार्लिमानी अक्सरियत को खत्म कर रही थी। इंदिरा गांधी ने महाराजाओं के तस्लीम करदा मनसब को वापस लेने के लिए एक फरमाबरदार सदर लगाने की कोशिश की। उन्हें इस बात का यकीन था कि इस तरह का कदम उनके अवामी एजेंडे में मदद करेगा, लेकिन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि ऐसा हुक्म देना सदर का इख्तियार नहीं। 1971 के इंतखाबात में 2/3 पार्लियामानी अक्सरियत हासिल करने के बाद बेखौफ और मुस्तरिब इंदिरा गांधी ने आइन में तरमीम करने और महाराजाओं से इनके अलकाब, मुराआत और तनख्वाहों को छीनने के लिए कामयाबी के साथ लोकसभा में एक बिल पेश किया। उनके मुताबिक वक्त आ गया था कि ऐसा निज़ाम जिसका हमारे माशरे के साथ कोई मुताबिकत नहीं है, खात्मा हो। बहुत कम इंडियंस शाही निज़ाम के ख़त्म होने पर रंजीदा हुए। बरतानिया के बरक्स इंडिया की जमहूरियत में बादशाहत की कोई जगह नहीं है, फिर भी इस मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके खुशगवार नहीं थे और महाराजाओं से रवा रखा गया सलूक गैर मुनसिफाना था।